हेलो एवरीवन, मैं वीरेंद्र सिंह फिनिशर्स सीएस एंड आईटी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और पाइथन की हमारी सीरीज चल रही है, उसकी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, आप वहां से पहली वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो होने वाला है वेरिएबल्स एंड टाइप्स के बारे में। तरह तरह के डेटा टाइप्स जो पाइथन में होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं हम, और देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट जिसको बोला जाता है, उसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, अपने डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों ने कभी कभी आपके घर में देखा होगा कि जब किचन में कोई एक बॉक्स खाली हो जाता है तो हम उस बॉक्स को फेंकते नहीं हैं, हम उस बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ और डाल देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे बोर्नवीटा का हमारे पास हमारे किचन में डब्बा था, जिसके अंदर से बोर्नवीटा हो चुका है खत्म। तो अब हम उस डब्बे को क्या कर रहे हैं, उस डब्बा अभी वो डब्बा क्या है, खाली है, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है। हम क्या करेंगे, बोर्नवीटा वाले डब्बे के अंदर मान लो हमारे पास शुगर थी, तो हमने उसके अंदर डाल दी शुगर। तो ऐसे ही वेरिएबल क्या होता है, कोई एक चीज होती है जिसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर होती है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक ए लिख रहा हूं, तो अभी ये क्या है, सिर्फ एक अल्फाबेट है, स्मॉल अल्फाबेट है। लेकिन जैसे ही मैंने इज इक्वल टू का साइन लगा के यहाँ पे लिख दिया 2, तो अब क्या हो गया, इस ए की एक पहचान हो गई, ए के पास एक वैल्यू हो गई, इस ए की एक आइडेंटिटी हो गई। अब ये जो स्मॉल ए है ये क्या बन चुका है, अब एक ये वेरिएबल बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है, जिसके अंदर हमने 2 संख्या को स्टोर कर दिया है, सेव कर दिया है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके पास एक आइडेंटिटी होती है, जिनके पास एक टाइप होता है और जिनके पास एक वैल्यू होती है। तो यहां पे ये ए जो है ये क्या हो गया है, एक वेरिएबल हो गया है। इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये एक वेरिएबल है। और ये किस तरह का वेरिएबल है और इसके अंदर वैल्यू किस तरह की है, इसके अंदर इंट वैल्यू है, यानी कि इंटीजर वैल्यू है। 2 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। और टाइप क्या हो गया, इंट टाइप हो गया। तो इसी तरीके से जो बोर्नवीटा का बॉक्स था उसकी आइडेंटिटी हो गई है और उसका टाइप हो गया है, और उसके अंदर वैल्यू किस तरह की है, उसके अंदर वैल्यू कैसी है, शुगर है। तो इसी तरह से जब हम पाइथन में प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम क्या होता है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का एक समूह, उसका क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू जो होती है उसको किसी ना किसी चीज के अंदर स्टोर करते हैं। किसके अंदर स्टोर करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि हम उसका फिर बाद में यूज कर पाए उस वैल्यू का। अब वैल्यू ऐसे तो हो नहीं सकता कि वैल्यू को ऐसे ही हम पड़ा रहने दें कहीं भी, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा तो चाहिए ना जिसके अंदर हम उस वैल्यू को स्टोर करके रख सकें। हमें मान लो रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालना है, तो उसके लिए हमें लेंथ भी पता होनी चाहिए, हमें ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए। तो इस लेंथ को भी हम किसी वेरिएबल के अंदर डालेंगे, इस ब्रेड्थ को भी किसी वेरिएबल के अंदर डालेंगे, उसके बाद ही तो हमें जो रिजल्ट मिल पाएगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल पाएगा। तो वैसे ही हम ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा कैप्चर करने के लिए, जो बाद में कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, ताकि वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके, हमारा कंप्यूटर या फिर हमारा इंटरप्रेटर। तो 3 चीजें होती हैं हर एक वेरिएबल, हर एक ऑब्जेक्ट के पास। उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसकी एक पहचान होती है जिससे वो जाना जाता है, उसका एक टाइप होता है, क्या वो इंटीजर टाइप का है, क्या वो फ्लोट टाइप का है, क्या वो स्ट्रिंग टाइप का है। ये जो टाइप्स मैं बता रहा हूं ये अभी आगे हम देखने वाले हैं क्या होते हैं। और हर एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू स्टोर होती है जिसका यूज हम करते हैं प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि डेटा टाइप्स जो होते हैं पाइथन के अंदर, डेटा टाइप्स का क्या मतलब होता है। जैसे डेटा और टाइप दोनों शब्दों का मतलब क्या हो गया कि किसी तरह का डेटा, किसी डेटा की एक टाइप है, एक प्रकार है, इसी प्रकार का डेटा है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे नंबर्स डेटा टाइप है, तो नंबर से पता लग रहा है कि कोई भी ऐसा डेटा टाइप होगा जिसके अंदर हम न्यूमेरिक वैल्यूज को सेव करेंगे, वो कैसे डेटा टाइप होंगे, वो नंबर्स डेटा टाइप होंगे। उसके अंदर अलग अलग हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं आपके रियल और इमेजिनरी जिसमें 2 पार्ट होते हैं, और फिर बुलियन। तो ये 4 जो हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये नंबर डेटा टाइप के अंडर आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां से ऐसा भी पूछा जा सकता है, मान लो एक इंटीजर डाल देंगे, एक फ्लोट डाल देंगे, एक बुलियन डाल देंगे और एक डाल देंगे टपल, और हमसे पूछ लेंगे कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नंबर डेटा टाइप नहीं है। तो क्या हो जाएगा, टपल क्या है, वो एक नंबर डेटा टाइप नहीं है। एक नन डेटा टाइप होता है। नन डेटा टाइप का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है, वो खाली है।
नेक्स्ट होता है आपके पास सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस का मतलब होता है कुछ ऐसे डेटा टाइप जिनके अंदर सीक्वेंस में डेटा हो, एक डेटा फिर दो डेटा फिर तीसरी वैल्यू फिर चौथी वैल्यू, यानी कि एक सीरीज में चल रहा है, सीक्वेंस में चीजें चल रही हैं। उन डेटा टाइप्स को बोलते हैं सीक्वेंसेस डेटा टाइप्स, जिसके अंदर आपका स्ट्रिंग आता है, टपल आता है और लिस्ट आता है। ये जो स्ट्रिंग है, टपल है, लिस्ट है, इनके बारे में हम बहुत ही डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। उसके बाद हमारे पास होते हैं सेट डेटा टाइप। देन हमारे पास एक ग्रुप होता है मैपिंग्स का, जिसके अंदर आता है डिक्शनरी डेटा टाइप। डिक्शनरी डेटा टाइप के बारे में अभी आप इतना जानिए कि डिक्शनरी डेटा टाइप जो होता है वो की और वैल्यू पेयर में काम करता है, यानी कि एक तरफ की लिखी होती है और एक तरफ उसकी वैल्यू लिखी होती है। तो ये कुछ होते हैं आपके पास डेटा टाइप जिनके अंदर अलग अलग तरह का डेटा हम सेव करते हैं हमारे प्रोग्राम्स बनाने के लिए। तो सबसे पहला, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, नंबर डेटा टाइप होता है। ये नंबर डेटा टाइप जिसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। नंबर डेटा टाइप क्या करता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करता है, 1 2 3 4, -1 2 3 4, +1 2 3 4, 0, या फिर डेसिमल की जो वैल्यूज होती हैं 1.2 1.5, ऐसी वैल्यूज को स्टोर करता है कौन, नंबर डेटा टाइप। ये डेटा टाइप जो होता है, नंबर डेटा टाइप जो होता है, ये इम्यूटेबल होता है दोस्तों। इम्यूटेबल और म्यूटेबल 2 शब्द होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको बदला ना जा सके, म्यूटेबल होता है जिसको बदला जा सके। तो ऑलवेज रिमेंबर कि नंबर डेटा टाइप के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, 4 ऑप्शन देखे कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो इम्यूटेबल है, तो नंबर डेटा टाइप जिसको बदला नहीं जा सकता, यानी कि एक बार हमने इसके अंदर जो वैल्यू डाल दी फिर हम उस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। पहला होता है आपके पास इसमें इंटीजर और लॉन्ग फंक्शन, फिर होता है फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शन, और फिर होता है कॉम्प्लेक्स। तो 3 तरह की वैल्यूज आप नंबर डेटा टाइप के अंदर पाते हैं। अब एक इंटीजर की रेंज पाइथन के अंदर कितनी हो सकती है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आप इसमें इतना याद रखिए कि क्वेश्चन अगर दें भी गए तो इतना हार्ड बना के नहीं देंगे, ये बिल्कुल सेम वैल्यू है, जस्ट 8 से लेके यहाँ पे बस 7 तक, और माइनस से लेके पॉजिटिव तक आपको इतना याद रखना है। बाकी पूरी वैल्यू जो होती है वो ये सेम होती है, बस यहाँ पे 8 की जगह पे 7 आ जाता है और माइनस की जगह पे पॉजिटिव आ जाता है। तो माइनस इतने से लेके प्लस इतने तक जो होती है वो एक इंटीजर की रेंज पाइथन के अंदर मानी जाती है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, या तो उनके पास पॉजिटिव साइन होता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू होती है या नेगेटिव वैल्यू होती है। और आपको इंटीजर्स के बारे में अच्छे से पता भी होगा क्योंकि मैथमेटिक्स भी आप लोग पढ़ रहे हैं। इसमें आपकी ऐसी वैल्यूज भी हो सकती हैं, -99 हो सकता है, 0 हो सकता है, 17 पॉइंट की, यानी कि ये सारी की सारी वैल्यूज क्या आती हैं, इंटीजर्स के अंदर आती हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना ये चाहिए कि जब भी हम एक बड़ा इंटीजर वैल्यू कोई डाल रहे हो, मान लो बहुत बड़ी वैल्यू है उसको हम डाल रहे हैं, तो वहां पे हमें कोमा यूज नहीं करने, डिजिट्स को अलग अलग करने के लिए एक साथ उसको पूरा हमें लिखना पड़ता है। When we are working with integers, जब हम इंटीजर्स के साथ काम कर रहे होते हैं तो हमें साइज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है कि वो छोटा है या वो बड़ा है, वो हमें पाइथन के ऊपर छोड़ देना चाहिए। पाइथन ऑटोमेटिकली उसको अपने आप हैंडल कर लेता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि बड़ी वैल्यू डाल के कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमें दिक्कत आ सकती है, छोटी वैल्यू के साथ दिक्कत आ सकती है। जी नहीं, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप कितना भी बड़ा कैलकुलेशन पाइथन के हिसाब से आप यूज से आप कर सकते हो। लेकिन जब भी हमें कोई वैल्यू, एक तो देखो 1 2 और ये 3, 123 मैंने लिखा हुआ है, और एक मैं लिखता हूं 123 के बाद L, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये 123 तो क्या है, सिंपल इंटीजर वैल्यू है। लेकिन पाइथन के अंदर एक लॉन्ग भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इंटीजर एंड लॉन्ग। तो अगर किसी वैल्यू को हमें बताना है कि वो लॉन्ग वैल्यू है तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू के आगे क्या लिख देते हैं, L लिख देते हैं। When we want a value to be treated as very long integer value, append L to the value, तो L उसके बाद हम लगा देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि पाइथन के अंदर अगर हमें किसी इंटीजर वैल्यू को लॉन्ग के तौर पे दिखाना है तो हम ऐसा क्या करते हैं, उसके आगे कौन सा शब्द लगाते हैं या अल्फाबेट लगाते हैं, तो कौन सा लगाते हैं, L वहां पे हम लगाते हैं उसके आगे। तो ऐसी वैल्यूज दोस्तों, ऐसे इंटीजर्स जिनके आगे हम L लगा देते हैं उनको क्या बोला जाता है, लॉन्ग इंटीजर्स बोला जाता है पाइथन के अंदर। तो नंबर डेटा टाइप से आपके पास ऐसे क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम A के आगे
10 लिख देते हैं, बी के आगे 519 92 या 51 92 लिख के हमने लिख दिया यहाँ पे एल। तो एग्जाम्पल ऑफ सप्लाइंग ए वेरी लॉन्ग वैल्यू टू ए वेरिएबल, एक वेरिएबल के पास बहुत ही बड़ी वैल्यू है, बहुत ही लॉन्ग लंबी वैल्यू है, उसके लिए हम यहाँ पे ऐसे एल लिख देते हैं। और ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रॉम्प्ट होते हैं, हमने डिस्कस किया था पाइथन शेल के अंदर ये प्राइमरी प्रॉम्प्ट होते हैं जिनके आगे हम हमारा प्रोग्राम लिखना, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ए वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 10 वैल्यू डाली है, यहाँ पे बी वेरिएबल है जिसके अंदर हमने 51 92 और एल लिखा है। एक सी वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर हमने 42 98 114 ऐसी कोई वैल्यू डाल दी है। तो टाइप फंक्शन होता है दोस्तों TYPE और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अगर हमें किसी भी वेरिएबल के बारे में पता करना है कि वो किस तरह का वेरिएबल है तो हम टाइप फंक्शन का यूज करके पता कर पाते हैं पाइथन के अंदर कि वो किस तरह का वेरिएबल है। तो जैसे ही हम सी वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखते हैं टाइप सी, तो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर हमें बताता है कि टाइप क्या है, इंट टाइप है, यानी कि ये वैल्यू जो है इस वेरिएबल के अंदर ये कैसी वैल्यू है, ये एक इंटीजर वैल्यू है। तो ऐसे किसी भी वेरिएबल के बारे में पता करना है, किसी भी वैल्यू के बारे में पता करना है तो सिंपल हम TYPE फंक्शन का यूज करते हैं और उसके बाद अपने आप उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाता है कि वो किस तरह की वैल्यू है। नेक्स्ट नंबर के अंदर जो पार्ट होता है वो होता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, या तो फ्रैक्शंस में हो सकते हैं नंबर आपके पास, या फिर आप उसको डेसिमल भी बोल सकते हो। जो पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं जैसे 21.9 माइनस 21.9 15.29 63 0.98 0.0, यानी कि डेसिमल वाली सभी वैल्यूज किसके अंदर काउंट की जाती हैं, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के अंदर काउंट की जाती हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती ये है कि मान लो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है -2.0x 105, ये 105 नहीं है, ये 10 की पावर 5 कर लेना, यहाँ पे ये 10 की पावर 5 आएगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में जब भी हम पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर 5 करते हैं या 10 की पावर 10 करते हैं, 10 की पावर 2 करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो ऐसे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे लिखा जाएगा। ये जितनी भी पावर होगी उसको लिखा जाएगा E5, 10 की पावर 10 होगी तो लिखा जाएगा E10। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इस तरह के रिप्रेजेंट की जाती हैं ऐसी वैल्यूज जो पावर वाली वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट होता है आपका नंबर का पार्ट कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसके अंदर एक पार्ट कैसा होता है, रियल होता है, और एक पार्ट कैसा होता है, इमेजनरी होता है। इमेजनरी पार्ट जो होता है दूसरे वाला, उसमें क्या कर सकते हैं, हम बदलाव कर पाते हैं, लेकिन पहले वाली जो वैल्यू होती है वो सेम रहती है, एज इट इज रहती है। अब बात आती है कि वेरिएबल के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, जैसे रियल पार्ट है और इमेजनरी पार्ट है, दो पार्ट्स में वो संख्या है, उनको पहचानने के लिए, पता करने के लिए हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं, जैसे मान लो x कोई वेरिएबल है, उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 1 + 0j, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे, x.real लिखेंगे कि x का रियल पार्ट हमें पता करना है, और x.imag x का इमेजनरी पार्ट हमें पता करना है। और जैसे ही हम एंटर करेंगे हमारे पास आएगा 1.0, ये पहला रियल पार्ट आ गया, और 0.0 ये दूसरा इमेजनरी पार्ट आ गया। हमेशा याद रखना कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो प्रिंट कराने की कोशिश करोगे, रियल और इमेजनरी पार्ट पता करने की कोशिश करोगे, तो आपकी अगर संख्या जो है वो सिंपल लिखी हुई है, यानी कि वो डेसिमल में नहीं है, तो हमेशा आउटपुट में आपको वो डेसिमल के रूप में शो होगी। ये बात आपको याद रखनी है। और y के अंदर जैसे हमने 9 - 5j डाल दिया, तो 9 क्या है, रियल है, और ये 5 क्या है, इमेजनरी है। इमेजनरी क्यों है, क्योंकि j की जगह पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये बदली जा सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, y.real y.iamg, हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। रियल पार्ट क्या है 9.0 और इमेजनरी पार्ट क्या है 5.0। तो ये होते हैं आपके पाइथन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनमें दो पार्ट होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। फिर आता है आपका नन डेटा टाइप। नन डेटा टाइप एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर सिंगल वैल्यू बोल लो या उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। ये मतलब इसका यूज किया जाता है कि जब भी हमें ये दिखाना होता है किसी चीज के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो वहां पे हम नन का यूज कर लेते हैं। जब भी वैल्यू का अब्सेंस होता है या वैल्यू वहां पे अब्सेंट होती है, वैल्यू वहां पे नहीं होती है, वहां पे हम नन डेटा टाइप का यूज करते हैं। अगला होता है आपका सीक्वेंस डेटा टाइप, जिसके अंदर मैंने बताया था स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल, तीन डेटा टाइप आते हैं सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस क्या होता है, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं कोई लिस्ट बनाता हूं, उसके अंदर मैं डालता हूं 1 2 3
4 4 वैल्यू मैंने लिस्ट के अंदर डाल दी हैं। तो क्या हो गया है, ये एक कलेक्शन है आइटम्स का। यहाँ पे 4 आइटम्स हैं हमारे पास, ये 4 संख्याएं भी हो सकती हैं, ये 4 किसी के नाम भी हो सकते हैं, ये 4 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हो सकते हैं, ये 4 कुछ भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे संग्रहण होता है, कलेक्शन होता है आइटम्स का, वहाँ पे क्या होता है, आपका सीक्वेंस डेटा टाइप होता है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी ऐसे पूछी जा सकती है कि इन 4 ऑप्शंस में से विच इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। वो क्या होता है, वो सीक्वेंस होता है। इंडेक्स्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मान लो यहाँ पे 4 संख्याएं हैं आपके पास, 4 आइटम्स हैं आपके पास, तो इसकी इंडेक्सिंग की जाती है। इंडेक्सिंग का मतलब हम संख्याओं को, इनको आइटम्स को नंबर देते हैं कि सबसे पहली संख्या जो होती है उसका नंबर होता है 0, दूसरी संख्या होती है उसका नंबर होता है 1, तीसरी संख्या होती है उसका नंबर होता है 2, यानी कि 0 से लेके स्टार्ट होता है 0 1 2 3। अब कहने को तो हमारी इस लिस्ट के अंदर कितने वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, तो टोटल 4 आइटम्स हैं। लेकिन अगर हम नंबरिंग करें इंडेक्सिंग के हिसाब से तो हम कितने तक जाते हैं, 0 से लेके 3 तक जाते हैं। वहीं पे ये तो होती है क्या, पॉजिटिव इंडेक्सिंग यानी कि प्लस वाले। उसके बाद होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग जो पीछे से आती है। ये तो कहाँ से जाती है, ये तो लेफ्ट से लेके राइट जाती है, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो राइट से लेके कहाँ पे आती है, लेफ्ट आती है, यानी कि पीछे वाली वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो जब भी नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी तो पहली वैल्यू का जो नंबर होगा वो -1 होगा, दूसरी वैल्यू का नंबर होगा वो -2 होगा, ऐसे चलता रहता है, -3 और -4। पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग ये होती है दोस्तों। और एक संग्रहण होता है, आइटम्स का कलेक्शन होता है, वो क्या होते हैं, आपके सीक्वेंस डेटा टाइप होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रिंग होते हैं, लिस्ट होते हैं और टपल होते हैं। इन तीनों डेटा टाइप्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं, इनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को। अब क्या होता है, सीक्वेंस ऐसा नहीं बोल सकते कि सीक्वेंस म्यूटेबल है या सीक्वेंस इम्यूटेबल है, ये कलेक्शन होता है। इसके अंदर म्यूटेबल भी होते हैं, इसके अंदर नॉन म्यूटेबल भी होते हैं। जैसे टपल वैल्यू होती है वो इम्यूटेबल होती है। टपल की वैल्यूज को हम, आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका पाइथन के अंदर होता है टपल वैल्यूज को चेंज करने का। वो क्या होता है कि टपल वैल्यूज को पहले लिस्ट में चेंज किया जाता है, लिस्ट को फिर चेंज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि लिस्ट क्या होती है, वो म्यूटेबल होती है, यानी कि उसमें बदलाव किया जा सकता है। फिर लिस्ट में बदलाव करने के बाद फिर दोबारा से उसको हम टपल में चेंज करते हैं। इस तरह से हम टपल वैल्यूज को चेंज कर पाते हैं। तो ये बात तो आपको सब बता देंगे कि टपल क्या होता है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि उस टपल को बदलने का सिर्फ एक तरीका होता है पाइथन के अंदर। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट आपके पास आता है दोस्तों सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। सीक्वेंस क्या था दोस्तों, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है, पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है। पहले नंबर पे अगर 1 है, आखिरी नंबर पे अगर 4 है, तो 4 का ऑर्डर क्या हो गया, 3 हो गया, 1 का ऑर्डर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये एक ऑर्डर्ड फॉर्म में चलते हैं। वहीं पे अनऑर्डर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो 2 है ये उठ के 4 की जगह पे चला जाएगा, ये 4 उठ के 2 की जगह पे आ जाएगा। उसको क्या बोला जाता है, अनऑर्डर्ड बोला जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऐसे जा सकता है कि दिए हुए ऑप्शंस में से अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, वैल्यूज का अनऑर्डर्ड संग्रहण क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं, सेट्स बोला जाता है। HSSC जेईई में पूछा गया क्वेश्चन था ये। टाइप किसी भी टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं, आपके लिस्ट टाइप के हो सकते हैं, बुलियन टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। किसी भी टाइप का अनऑर्डर्ड कलेक्शन सेट कहलाता है, जिसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती। डुप्लीकेट एंट्री का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक ये सेट है, उसके अंदर हमने यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे 3 लिखा। फिर एक सेट बनाते हैं हम, यहाँ पे 1 लिखा, फिर 2 लिखा और फिर 1 लिखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गई डुप्लीकेट एंट्री, यानी कि एक एंट्री जो एक वैल्यू पहले थी हमने उसी का डुप्लीकेट उसके अंदर डाल दिया। तो सिंपल आपसे ऐसा एग्जांपल देके भी पूछ सकते हैं कि क्या ये सेट है या ये नहीं है, क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है। तो ये तो हो जाएगा फॉल्स। क्यों, क्योंकि सेट के अंदर डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं होती है। ये सेट का हो जाएगा करेक्ट एग्जाम्पल। और सेट्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। तो अभी तक हमने देखा है सेट भी इम्यूटेबल है, टपल भी इम्यूटेबल है, और हमारा तीसरा जो था सीक्वेंस म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल दोनों हो सकता है।
तो ये बात भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सेट कैसे होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई s इज इक्वल टू हमने सेट लिया है जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 1 2 3, ये कोमा यहाँ पे लगा लो या फिर 34 भी बोल सकते हो। ये 3 वैल्यूज हमने इसके अंदर डाली हैं। कोई भी डुप्लीकेट एंट्री इसके अंदर नहीं होती है, अनऑर्डर्ड होती हैं। 2 4 की जगह पे आ जाएगा, 3 1 की जगह पे भी आ सकता है और इम्यूटेबल होता है, बदला नहीं जा सकता। उसके बाद हमने देखा था मैपिंग। मैपिंग क्या होता है, एक अनऑर्डर्ड और म्यूटेबल होता है। मैपिंग को बदला भी जा सकता है और मैपिंग भी क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। मैपिंग के अंदर जो आता है वो आता है डिक्शनरी। डिक्शनरी मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, डिक्शनरी काम करता है की वैल्यू पेयर्स पे। की वैल्यू पेयर का मतलब क्या होता है, जैसे यहां पे देखो एक जो है वो क्या है, की है और उसकी वैल्यू क्या है, ए है। एक तो क्या हो गया की और वाई, ए क्या हो गया उसकी वैल्यू। 2 है की और 2 के अंदर वैल्यू क्या है, बी है। 3 है की और उसके अंदर वैल्यू क्या है, सी है। और हमेशा याद रखना, अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, मान लो मैं ये कैपिटल ए लिखता हूं, अगर मैंने एज इट इज सिर्फ इतना लिखा हुआ है इस ए को, तो ये क्या है, सिर्फ एक अल्फाबेट है, एक वैल्यू है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर ये सिंगल कोट लगा देता हूं तो ये क्या बन जाता है, ये STR यानी कि ये स्ट्रिंग वैल्यू बन जाता है दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है। और डिक्शनरी काम आती है पाइथन के ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करने के लिए। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है, जिनकी कोई आइडेंटिटी होती है, कोई पहचान होती है, उनको स्टोर करने के लिए उनको उनका संग्रहण कहाँ पे होता है, पाइथन में डिक्शनरीज में होता है। और डिक्शनरीज क्या होती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसकी वैल्यूज को डाला जाता है। लिस्ट वैल्यूज को कहां पे डाला जाता है, बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाला जाता है। टपल वैल्यूज को डाला जाता है सिंपल छोटी वाली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये बातें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहां से कि डिक्शनरी जो होती है उसकी वैल्यूज को कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाला जाता है। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है दोस्तों। उसके बाद आपके आते हैं कीवर्ड्स। देखो पाइथन में प्रोग्रामिंग करते टाइम हम कीवर्ड्स का बहुत यूज करते हैं, लगातार हम कीवर्ड्स का यूज करते रहते हैं। अब उन कीवर्ड्स में काफ़ी सारे कीवर्ड्स दिए हुए हैं आप लोगों के पास। इन कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और अभी हम देखते हैं कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है और क्वेश्चन में कौन सा आ सकता है। हर एक कीवर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है इंटरप्रेटर के हिसाब से, और ये किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकते हैं। ये पाइथन इंटरप्रेटर इनका यूज करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को। प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे कोई कोड की लाइन लिखी, यहाँ पे कोड लिखा, फिर हमने यूज कर दिया ब्रेक कीवर्ड का और फिर उसके बाद हमने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रेक कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि वहां पे हमें उस प्रोग्राम के अंदर वहां पे हमें रुक जाना होता है। ये दर्शाता है कौन, ब्रेक कीवर्ड। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, इन कीवर्ड्स की हेल्प से रिकॉग्नाइज कर पाता है, पहचान पाता है एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को कि वो किस हिसाब का प्रोग्राम वहां पे लिखा गया है, किस हिसाब की कोडिंग वहां पे की गई है। जैसे डेल कीवर्ड है, डिलीट करने के लिए काम आता है। वाइल है, लूप है, वाइल के हिसाब से हमारे लूपिंग चलती है, लूप का कॉन्सेप्ट हम आगे जाके करेंगे। एलिफ होता है, ग्लोबल होता है। एक आपका होता है ग्लोबल कीवर्ड और एक आपका होता है लोकल कीवर्ड। इनके बारे में भी हम आगे जाके देखने वाले हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ग्लोबल कीवर्ड जो होता है वो हम जो एक फंक्शन का यूज करते हैं पाइथन के अंदर, उस फंक्शन के बाहर बनाया हुआ जो कीवर्ड होता है वो ग्लोबल कीवर्ड होता है, और फंक्शन के अंदर जो हम कीवर्ड बनाते हैं उसको हम लोकल कीवर्ड बोलते हैं। तो यहां से इंपॉर्टेंट आपका ग्लोबल है, एल्स है, डेल है, वाइल है, इफ कीवर्ड है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ, एल्स और एल इफ, इनका यूज हम बहुत करेंगे, इनके बारे में भी सीखने वाले हैं हम। उसके बाद प्रिंट कीवर्ड है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, हम कोई भी प्रिंट कराने के लिए चीज। डेफ, DEF यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए फंक्शन को। जब हम फंक्शंस का चैप्टर करेंगे, टॉपिक करेंगे, वहां पे आपको इस डेफ कीवर्ड के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा कि इसका यूज क्या होता है। कंटिन्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए, यानी कि प्रोग्राम चल रहा है उसके बाद कंटिन्यू का यूज करेंगे, यहां से हमें आगे लगातार चलते रहना है, उसके लिए हम कंटिन्यू का यूज करते हैं। एक होता है रिटर्न। रिटर्न करने का मतलब होता है कि हम कोडिंग, जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं तो वहां पे हमें रिटर्न कीवर्ड का यूज करके ये बताना होता है कि यहां से हमें ये वैल्यू रिटर्न करवानी है या ये वैल्यू हमें पता करवानी है। रिटर्न का ज्यादा यूज C++ में होता है, वहां भी इसका यूज हम देखेंगे। और एक होता है आपका फॉर। तो ये जो मैंने निशान लगाए हैं, ये कीवर्ड्स जो होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन सभी कीवर्ड्स के बारे में
एटलीस्ट सबके बारे में तो नहीं, एटलीस्ट जो मैंने निशान लगाए हैं इनके बारे में तो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, अगर आप लोग बोलोगे तो हम सारे के सारे कीवर्ड्स को भी पढ़ेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से कीवर्ड क्या होते हैं दोस्तों, पाइथन का जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो इनकी मदद लेता है पहचानने के लिए, किसको पहचानने के लिए, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए कि किस तरह का प्रोग्राम है, उसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, कब उसमें व्हाइल लूप का यूज हुआ, कब उसमें इफ का यूज हो गया, कब उसमें डेल का यूज हो गया, कब उसमें ब्रेक का यूज हो गया। तो ये सारे कीवर्ड हैं जो ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ी सी नजर आपको मारनी है इस पे, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो थोड़ा सा रिवीजन भी आप कर सकते हो इसके साथ। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने देखा कीवर्ड क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है वैल्यूज का और जिसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं हो सकती, और क्या होते हैं सेट, इम्यूटेबल होते हैं, बदले नहीं जा सकते हैं। डिक्शनरी जो होता है डेटा टाइप, वो की वैल्यू पेयर इस पे काम करता है, जिसमें पहली जो चीज होती है उसको हम की बोलते हैं और उसके बाद उसमें जो वैल्यू डाली होती है वो उसकी वैल्यू होती है। करली ब्रैकेट्स के अंदर हम डिक्शनरीज को डिफाइन करते हैं। फिर हमने देखा सीक्वेंस, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स का एक लगातार ऑर्डर्ड फॉर्म में एक जो संग्रहण होता है उसको सीक्वेंस बोला जाता है। ये म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल दोनों तरह की डेटा टाइप्स जो होते हैं वो सीक्वेंस के अंदर आते हैं। मेनली सीक्वेंस के अंदर 3 डेटा टाइप आते हैं, जो एक स्ट्रिंग है, एक लिस्ट है और एक टपल है। नन डेटा टाइप होता है जो रिप्रेजेंट करता है एक वैल्यू को और एक फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है, कौन, नन, की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू की यहाँ पे अब्सेंस है। कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है हमारा एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल और इमेजिनरी पार्ट को पता करने के लिए हम उस वेरिएबल का नाम और डॉट रियल लिखते हैं और उस वेरिएबल का नाम डॉट imag लिखते हैं, तो हमें प्रिंट हो जाता है उसमें से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होते हैं वो फ्रैक्शंस और डेसिमल में होते हैं, पॉइंट वैल्यूज होती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। और पावर को दर्शाने के लिए हम यहाँ पे ई का यूज करते हैं, जैसे 10 की पावर 5 को दर्शाने के लिए हम E5 लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नंबर डेटा टाइप जो होता है उसके अंदर आपके पास इंटीजर वैल्यू आती है, लॉन्ग इंटीजर आता है, उसके अंदर आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके देख चुके हैं। डेटा टाइप्स जो होते हैं आपके पाइथन में वो क्या होते हैं कि वो अपने अंदर कुछ ऐसी वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, जिन कुछ ना कुछ डेटा अपने अंदर जो स्टोर करके रखते हैं उनको हम डेटा टाइप बोलते हैं। डेटा टाइप हमारे पास नंबर होता है, नन होता है, सीक्वेंस होता है, सेट होता है, मैपिंग होता है। ये सीक्वेंस के पार्ट होते हैं और ये नंबर्स के पार्ट होते हैं, और डिक्शनरी मैपिंग का पार्ट होता है। वेरिएबल्स हमने देखे कि किसी भी चीज के अंदर कोई भी वैल्यू जब हम उसके अंदर डाल देते हैं तो वो एक वेरिएबल बन जाता है, एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो उसके अंदर हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। उस वैल्यू को फिर हम फ्यूचर में हमारे प्रोग्राम्स में यूज करते हैं दोस्तों। तो ये था आपका वेरिएबल्स का और डेटा टाइप्स का एक टॉपिक, जिसके अंदर हमने मोटे मोटे तौर पे इंफॉर्मेशन को पढ़ लिया है। अब जो आपके ये जितने भी डेटा टाइप्स हैं इनको हम धीरे धीरे करके सभी को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर लास्ट तक आपने ये वीडियो देखी है तो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।